Yes, Faizan, I hope so I'm audible. इस मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, you're audible. आ रही है आपकी आवाज? ओके।
Yeah, I hope so. I'm audible. Yes, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So let's begin for the session. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सबके सब कैंडिडेट 11 बजे ज्वाइन होने चाहिए। ओके, 11:15 को 10:55 को मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। हमें सेशन शार्प 11 बजे स्टार्ट करना है। इज इट ओके टू ऑल? Yes, sir. Yes. ओके, Yes. डोंट मिस द सिनेरियोस। ओके, क्योंकि यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले जर्नी, ये जर्नी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सिनेरियोस रहेंगे जो हम लर्न करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन। यस, so just quickly I will share my screen. Please inform me once it is visible. Yes, visible in? Yes, sir. Visible. That's perfect. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्ट के बारे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखे थे, राइट? एंड लेट्स गो विद द क्विक रिकैप बिकॉज लाइक 1 वीक हुआ है। आई होप सो आपने सभी सेशन अभी देखे हैं, राइट? Yes, sir. एंड आप लाइक यू हैव नॉट गॉन विद द स्पेस। ओके, आपने स्पेस नहीं लिया, ऐसा मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपने स्पेस लिया है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपने स्पेस लिया तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि जो मैंने पूरा वीक दिया था वो आपके प्रिपरेशन के लिए या फिर जो भी आपके पेंटिंग फंक्शनैलिटीज थी वो सारी की सारी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ओके, दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ वर्किंग विद द पार्ट। ओके, सो चलिए सेशन को हम आगे लेके जाते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई विल सेव दिस वन। सो सबसे पहले हम हमारी फाइल ओपन करेंगे, क्विक रिकैप लेंगे पहले तो। ओके, एंड देन वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। यस, ओके, परफेक्ट। तो दिस वाज द पार्ट व्हिच वी हैव लर्नड इन द लास्ट। ओके, तो हमने ये देखा था कि हम रिएक्ट में लाइक रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। ओके, रिएक्ट जैसे ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी जो हम मार्केट में यूज करते हैं। ओके, लेकिन रिएक्ट एक थोड़ी अलग सी लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये भी बताया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है, और जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है उसमें और सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारी कंपनियां रिएक्ट का यूज कर रही है। विद द रिएक्ट वी हैव मोर फ्रेमवर्क्स आल्सो, लाइक एंगुलर, व्यू या फिर रिएक्ट, या फिर एंगुलर, व्यू या फिर रिएक्ट। सो इन रिएक्ट वी हैव आल्सो लर्न दैट कि अगर आपको रिएक्ट को लर्न करना है तो आपको सबसे पहले रिएक्ट का फाउंडेशन, मतलब जिसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कहते हैं, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव जस्ट सीन दैट कि जब हमें रिएक्ट पे काम करना है तो रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है, वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ता है, क्रोम इंस्टॉल करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट वाज लाइक एनवीएम, दैट इज नोड वर्जन मैनेजर, जिसमें हमने ये भी देखा था कि हम नोड में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो एनवीएम जो होता है बेसिकली वो नोड के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होता है, जिसमें हम इंस्टॉलेशन, अपडेट्स, अनइंस्टॉल, ओके, ये सारी चीजें कर सकते हैं। एंड देन वी हैव मूव फॉरवर्ड वेयर वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। हमने हमारा पहला रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट किया। दैट वाज द फर्स्ट डे वेयर वी हैव जस्ट सीन दैट। So we have used create react app where we have used npx create react app and then app name. फिर हमने change command, मतलब change directory command, cd command use की थी, and then we have used npm start. Okay, जहां से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। The next was we have also learned that regarding the folder structure, उसके folder structure के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें हमने ये important part देखा था that src और public ये दो important folders होते हैं। एसआरसी में सारी की सारी आपकी सीएसएस फाइल, जेएस फाइल, फॉन्ट फाइल और जो भी बैकग्राउंड की इमेजेस है वो सारी यहाँ पे स्टोर होती है। एंड देन यू विल हैव द पब्लिक फाइल वेयर वी एक्चुअली यूज इमेजेस, ओके, एंड index.js, manifest, robot.txt,
एंड फेव आइकॉन। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किसी भी पैकेज को अगर मुझे सारे के सारे, अगर मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया और आपको सारे पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो उस प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप npm i करोगे। npm i हिट करने के बाद ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लॉग जेसम फाइल क्रिएट होती है। इसमें और एक फाइल होती है पैकेज जेसम फाइल, जो आपके प्रोजेक्ट की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो प्रोजेक्ट होता है ये कंपोनेंट का यूज करके बिल्ड किया जाता है। तो कंपोनेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। और कंपोनेंट बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, वी जस्ट नीड टू यूज द कंपोनेंट्स फॉर। देन द नेक्स्ट वाज, जब हम HTML का कोड लिखते हैं कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए हम बेसिकली HTML जैसा कोड लिखते हैं, या फिर HTML जैसा कोड लिखते हैं, जब हम HTML जैसा कोड लिखते हैं कंपोनेंट के अंदर, तो उसे टेक्निकली हम JSX कहते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड XML, जिसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि जो JSX है उसका हमेशा एक पैरेंट होना चाहिए, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या फिर एम्प्टी एंगल ब्रैकेट होनी चाहिए, जिसे JSX फ्रैगमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट वाज, ऑल द एलिमेंट मस्ट बी क्लोज्ड। सारे एलिमेंट क्लोज होने चाहिए। अगर आपने किसी एलिमेंट को ओपन किया तो वो क्लोज होना कंपलसरी है। ओके, तो उसके बाद अगर मुझे कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अगर लिखना है, इन दैट केस वी यूज कर्ली ब्रैकेट। ओके, अगर मुझे कोई भी क्लास एट्रीब्यूट अगर ऐड करना है, so for that we use class name. Okay, and for HTML for, तो जो for का एट्रीब्यूट होता है लेबल में, उसके लिए हम HTML for का यूज करते हैं। So this was the entire scenario which we have learned in the last lecture. Okay, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के पास? Yes, any नहीं question, सर। any query? लेक्चर्स देखे सबने? यस, फैजान, लेक्चर देखे? हाँ यस सर, सारे लेक्चर्स देख लिए, नोट्स भी बना लिए पूरा इसका। ओके, वेरी गुड। मतलब अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर, नोड जेएस की इंस्टॉलेशन के टाइम थोड़ा इशू जा रहा था, हो गया वो भी सॉल्व। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी, जहां से हम हमारे एक्चुअल डेवलपमेंट को अभी स्टार्ट करें। सो आज का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। द रीजन इज दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम टॉपिक्स लाइक स्टेट, props, okay, and then we will create our first application. So we will create our application, and then we are going to learn forms, and here we will create our first application. तो इस फॉर्म के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें। तो आज हम स्टेट, प्रॉप्स और फॉर्म्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एंड हियर आल्सो वी विल लर्न द इवेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड द इवेंट्स। मतलब ये 3-4 कॉन्सेप्ट हम एक साथ ही लर्न कर रहे हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। अभी एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो हमें हर बार अगर कोई भी चेंज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? ब्राउजर में अगर कोई भी चेंज करना है तो क्या यूज करना पड़ता है? डॉम, राइट? डॉम मतलब क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट? हमें एक्चुअली डॉम यूज करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है। आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं कि मुझे एलिमेंट चेंज करना है। जस्ट आप डेटा चेंज करोगे और एलिमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विथ रिएक्ट। तो रिएक्ट आपके रियल डॉम से, मतलब उसके फंक्शनलिटी जैसा काम नहीं करता है, ये अलग लेवल से काम करता है। तो चलिए अभी ये समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे हम स्टेट। बेसिकली रिएक्ट में स्टेट्स होती है। स्टेट मतलब क्या? डेटा। स्टेट मतलब क्या? डेटा। अभी ये जो डेटा होता है, ये डेटा हमारा हम ये डेटा हमेशा इनसाइड द कंपोनेंट रहता है। इनसाइड द कंपोनेंट, ओके। तो फिर स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट used to
handle data in component. ओके अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, मतलब अभी तक हमने जो लर्न किया है वही फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। चलिए हम हमारे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ पहले तो। यस, और ये के अंदर हम हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। जस्ट आई विल से cmd npm start, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक अ बिट टाइम, सो मीनवाइल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। तो स्टेट हमेशा कंपोनेंट के अंदर रन होगी। ओके अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी बाय डिफॉल्ट जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट होता है, ओके दे डोंट कम विद द स्टेट, दे डोंट हैव द स्टेट। ये बात याद रखिए, जो आपके फंक्शनल कंपोनेंट है उनमें स्टेट नहीं होती है। ओके जो फंक्शनल कंपोनेंट है उनमें स्टेट नहीं होती। अभी क्वेश्चन ही आता है तो फिर इन स्टेट को हैंडल कैसे किया जाए। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है फंक्शनल कंपोनेंट में, इफ यू वांट टू हैंडल if you want to handle such a complex operation, अगर मुझे ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अगर वर्कआउट करना है, इन दैट केस वी यूज something which is called as a hooks. So we need to use hooks. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। If we want to handle such a complex operations, okay, in functional component we need to use hooks. So now the question is that what are the hooks? Hooks क्या होते हैं? So hooks are a functions in React to handle complex functionality. इसे मैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक कहूँ। तो ऐसे बहुत सारे हुक्स हैं हमारे पास, बहुत मतलब बहुत सारे हुक्स। तो यहाँ पे मैं कुछ हुक्स के नाम आपको बताऊंगा। ओके लेट्स अंडरस्टैंड द हुक्स। तो हमारे पास बहुत सारे हुक्स हैं। हर हुक जो होता है, एवरी हुक स्टार्ट्स विथ ए वर्ड कॉल्ड एज यूज। मतलब जब भी किसी वर्ड के पहले, मतलब किसी भी फंक्शन के नाम के पहले अगर यूज ये अगर वर्ड आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हुक्स कहेंगे। जैसे कि मुझे स्टेट को हैंडल करना है, सो वी विल यूज स्टेट। आगे भी चल के हम बहुत सारे हुक्स देखेंगे, जैसे कि यूज इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट, यूज रिड्यूसर, use ref, use memo, use callback, use debug, use debug value, okay।
तो ये इतने सारे हुक्स होते हैं जो हम आगे चल के लर्न करेंगे, इससे भी थोड़े ज्यादा होते हैं, बट ये बहुत ही कॉमन हुक्स होते हैं जो हम लर्न करते हैं। तो ये चीज याद रखिए, दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू वर्क विद हुक्स, वी विल यूज द हुक्स। अभी हर वर्ड के पहले यूज ये वर्ड, एंड दैट इज आइडेंटिटी की ये हुक्स है। ओके, ये आइडेंटिटी की ये हुक्स है। तो लेट्स चेक, अभी तक हमारा प्रोग्राम रन हुआ है नहीं, या इट्स स्टार्टिंग द डेवलपमेंट, दैट्स ग्रेट। यस, तो यहाँ पे हमारा ब्राउजर, हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है, एंड यू कैन सी हेलो। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हुक्स होते हैं, लेट्स गो टू कोड। इसे मैं कोड को यहाँ पे VS कोड को ओपन कर देता हूँ मीनवाइल। तो ये अलग अलग हुक्स होते हैं। नाउ वी विल लर्न द फर्स्ट हुक, दिस इज कॉल्ड द स्टेट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम हुक्स को और ज्यादा डीप में लर्न करेंगे। बट याद रखिए, अगर आपको ये हुक्स समझने हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा रीड करना। ओके, दैट इज व्हाट द सिनेरियो। सो लेट्स वेट फॉर इट। यस, लेट्स कम टू द आउटपुट, एंड यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे दो H1 एलिमेंट। अभी हम एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बटन है। ओके, और जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। जैसे कि ये एक इंक्रीमेंट सिस्टम मुझे क्रिएट करना है, एंड लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कुछ डेटा हैंडल करना है। तो अभी देखिए, प्रीवियसली हमने जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ा कि हम वेरिएबल को ऐसे दे सकते हैं जैसे काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो भी डेटा हम लिख रहे हैं वो ऐसे वर्कआउट नहीं करे। द रीजन इज दैट कि ये सारी चीजें वर्चुअल डॉम पे काम करती है, और वर्चुअल डॉम पे अगर मुझे ये चेक करना है कि प्रीवियस डेटा और नया डेटा में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हमें ये वेरिएबल वर्क में नहीं आए। ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू यूज, यहाँ पे मैं वैसे तो लिख देता हूँ काउंट, तो आप देखोगे कि ये मुझे काउंट भी यहाँ पे दे देगा। ओके, सो इट विल जस्ट रिफ्रेश। या सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। मेरी सिस्टम थोड़ा समय ज्यादा ले रही है। So it's compiling. First time it will take a bit time.
या सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव दिस 0। तो चलिए इसे सेंटर में लेके आते हैं। क्या करेंगे हम, उसे सेंटर में लेके आए। सो फॉर दिस इंस्टेड ऑफ div जस्ट आई विल से सेंटर एज ए एलिमेंट and let's remove this. Let's save this. So now you will see that we have the elements are in center. देखिए यहाँ पे आ गए। नाउ लेट्स से कि मुझे इनमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बटन पे, पहले तो मैं इंस्पेक्ट सेक्शन ओपन करूंगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि करंटली मुझे इस बटन पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम इवेंट्स दे सकते हैं, किसी भी बटन पे हम इवेंट अटैच कर सकते हैं। कैसे? तो बटन के अंदर ही हम ऑन क्लिक मतलब ऑन यूज करेंगे। ऑन के बाद बहुत सारी इवेंट्स होती है। जैसे अगर मैंने ऑन यूज किया, अब देखोगे बहुत सारी नंबर ऑफ इवेंट्स है मेरे पास, जिनमें से मुझे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट मिल रहा है। क्यों? बिकॉज मुझे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखे। आप ऐसे भी फंक्शन लिख सकते हैं, ओके, जैसे कि इंक्रीमेंट काउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी फंक्शन लिख सकते हैं। बट द गुड थॉट इज दैट कि ऐसे फंक्शन ना लिखते हुए आप यहाँ पे उसे वेरिएबल जैसा डिक्लेयर करें एंड देन जस्ट यूज अ एरो फंक्शन। ओके, तो ये कोड थोड़ा समझ में आ जाता है। इट्स मेक अ सिंप्लिसिटी इन द कोड। आपको उस फंक्शन के नाम को यहाँ पे पास करना है, उसे रन नहीं करना है, ये याद रखिए, सिर्फ नाम को पास करना है एंड जस्ट सेव इट। तो इनडायरेक्टली ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ पे एक्चुअली आ रही है। ऐसा हो रहा है टेक्निकल भाषा में, बट हम उसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। तो ये रीड करने के लिए सिंप्लीफाइड हो जाता है दैट ऑन क्लिक दिस फंक्शन इज गोइंग टू गेट कॉल्ड। और फिर मैं इसके अंदर console.log लिखूंगा like hello, and now if I just click you will see कि मुझे ये कहेगा hello। सी, जितने बार मैं क्लिक कर रहा हूं उतने बार वो हेलो मुझे बताए, एज मच एज टाइम आई विल क्लिक। बट अभी देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने रिएक्ट के अंदर ये बटन पे ऑन क्लिक लिखा है। बट अगर यही कोड अगर मैं HTML में सर्च करने के लिए जाऊं तो हमें वो ऑन क्लिक दिखता ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। इसे टेक्निकल भाषा में एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? किसी भी चीज से डेटा हाइड करना। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? क्या हमारा क्लिक ऑपरेशन रियल डॉम पे काम कर रहा है? यस। क्या हम रियल डॉम पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं? द आंसर इज नो। यहां पे सिर्फ क्लिक बिहेवियर जनरेट हो रहा है, बट उसको हैंडल कौन कर रहा है? वर्चुअल डॉम। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली वर्चुअल डॉम का स्ट्रक्चर है। रियल डॉम में कभी भी आपको क्लिक इवेंट्स वगैरह नहीं दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वर्चुअल डॉम डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम भी करता है। तो अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ वर्चुअल डॉम, तो ये भी एक पॉइंट होना चाहिए। इट डूज और इट डज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? किसी से डेटा हाइड करना। ओके, किसी से डेटा हाइड करना। जैसे मान लेते कि आ, हमने बहुत बार देखा कि जब दिवाली होती है या फिर कोई भी त्योहार होता है तो हम मिठाइयाँ बनाते हैं, राइट? तो मिठाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली हमारे पास जो भी सामान है वो हम मिठाई वाले को दे देते हैं और वो रिटर्न में क्या करेगा? हमें मिठाई दे देता है, राइट? इसके बीच में जो प्रोसेस होती है वो हमें दिखती है क्या? या फिर हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है क्या? द आंसर इज नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। हमारे पास एक इनपुट है, हम वो दे रहे हैं, हमसे हमें उससे आउटपुट मिल रहा है। हमें सिर्फ वही चाहिए, दैट वी नीड टू पास इनपुट, वी वांट आउटपुट। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो उसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी ये इंक्रीमेंट, अगर मैंने इसे ऐसे अगर किया इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस एंड जस्ट आई विल यूज console.log काउंट प्लस प्लस, आपको ये दिखेगा दैट
इफ आई मेक एन इंक्रीमेंट, यहां पे वो इंक्रीमेंट हो रहा है, सी यहां पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 by 1, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे HTML में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये डेटा हैंडलिंग करने के लिए हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली डेटा हम हैंडल नहीं कर सकते। सो फॉर दैट आई विल यूज स्टेट। और जैसे मैं एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो इंपोर्ट हो गई। मान लेते हैं कि आपने टाइप किया लेकिन वो ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ, तो टाइप करने के बाद आप सिर्फ कंट्रोल स्पेस बार दबाइए एंड यू विल सी इट विल गिव यू अ सजेशन। इस पे क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। इट विल डू दैट इंपोर्ट ऑटोमेटिकली। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इस यूज स्टेट में क्या पास किया जाए। तो देखिए, आप इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का डेटा पास कर सकते हैं। इसमें एक ही पैरामीटर पास करना है। एक तो आप नंबर पास कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, या फिर एक एरे पास कर सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ओके, या फिर आप इसमें बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हैं। मतलब स्टेट में आप किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हैं। ओके, सो इट एक्सेप्ट्स ऑल द टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव दिस लॉजिक। तो अभी ये जो स्टेट है, ये रिटर्न में क्या देती है? इन रिटर्न इट गिव्स एन एरे जिसमें दो ही वैल्यू होती है। एक तो आपका ये जो डेटा है आपने पास किया हुआ, दैट इज वैल्यू, एंड सेकेंड इज अपडेट फंक्शन। मतलब ये एरे जो होता है वो दो ही डेटा देता है। मतलब रिटर्न में क्या देता है? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट रिटर्न में क्या देगा? एक एरे। ओके, तो यहाँ पे हमें वो एरे मिलेगा, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा सिंटैक्स यूज करेंगे। ये सिंटैक्स हमने ES6 में देखा था। क्या था इसका नाम? यस, इस सिंटैक्स का नाम क्या है? अगर मैंने राइट साइड में अगर एरे लिखा तो उसको क्या बोलते हैं हम? डीस्ट्रक्चरिंग। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? डीस्ट्रक्चरिंग। मतलब ये रिटर्न में हमें एरे देगा, एरे में दो ही वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर देखिए एक बार, क्योंकि मैंने वो बताया था ऑलरेडी कि ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो स्टेट रिटर्न में क्या देगी? एक एरे। एरे में कितनी वैल्यूज रहेगी? दो। पहली वैल्यू रहेगी जो भी आपने यहाँ पे पास किया वो वैल्यू रहेगी, और दूसरी वैल्यू रहेगी उस डेटा को अपडेट करने की मेथड। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा 0 एंड यू विल सी इट वर्क्स। अभी भी ये वर्क करेगा, बट इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अगर मुझे इस स्टेट को अपडेट करना है तो ये डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते आप, आपको उसके लिए ये मेथड यूज करनी पड़ती है, और इस मेथड के अंदर आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं ऐसे काउंट प्लस। तो देखिए, ये जो वेरिएबल ये डायरेक्टली अपडेट नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली अपडेट होता है। कैसे? तो ये हम सेट काउंट ये मेथड पास किया। अभी मैंने सेट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे इस काउंट को नई वैल्यू सेट करनी थी, इसलिए मैंने यूज किया। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, इवन मैंने मेरा भी नाम दिया तो भी चलता है, बट गुड थिंग सेज दैट कि आप सेट ये वर्ड यूज कीजिए, और सेट के बाद जो भी वेरिएबल का नाम है वो यूज कीजिए। इसलिए मैंने सेट काउंट यूज किया, एंड जस्ट आई विल सेव दिस। अभी देखिए, जैसे ही ये कंपोनेंट चेंज होगा, सर जैसे ही ये डेटा चेंज होगा, ये स्टेट अपडेट होगी और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, एंड यू विल सी द चेंज ओवर हियर। क्या हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज किया कहीं पे? यस,
यूज किया नहीं, उसे हमने यूज नहीं किया, नो सर। बट डायरेक्टली हम डेटा यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो आपको HTML का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि जब भी स्टेट चेंज होगी वो डेटा पास होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके परफेक्ट। यस, तो अभी हम इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे कोड को। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल कीप दिस app.js एज इट इज। इसका बैकअप रखेंगे सो दैट आप जब स्टडी करोगे तो आपके पास ये रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो स्पेसिफिक डेटा है, मतलब ये जो कंटेंट है, इसको मैं यहां से कट करूंगा और एक नया कंपोनेंट जैसे काउंटर डॉट जेएस, उसमें यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूंगा जैसे काउंटर, और फिर यहाँ पे मैं उसे पास कर रहा हूँ। एंड नाउ जस्ट आई विल से एक्सपोर्ट ऑल्ट, फिर उस काउंटर को हम यहाँ पे पास करेंगे। So let's copy this one, let's move ahead, और यहाँ पे हम उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। देखिए कंपोनेंट को मैंने पहले इंपोर्ट किया, देखिए ऊपर इंपोर्ट किया, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता है। जस्ट आपको कंपोनेंट का नाम देना है कुछ ऐसे। पहले आप ग्रेटर देन साइन देखिए, फिर लिखिए काउंटर, देखिए सजेशन में आएगा, जस्ट एंटर हिट कीजिए, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, देन यू कैन जस्ट यूज। तो अभी आप मुझे बताइए हमारे फंक्शंस कहाँ पे, लॉजिक कहाँ पे है, कहाँ पे लॉजिक? app.js में, राइट? कहाँ है लॉजिक? app.js में। और हमने कोड HTML का कोड कहाँ पे लिखा है? counter.js में। तो ये कुछ ऐसा वर्क हो रहा है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमारे पास app.js है, और उसके अंदर, उसके एग्जैक्टली उसके अंदर हमने एक दूसरा कंपोनेंट कॉल किया जिसका नाम है काउंटर, जिसका नाम है काउंटर। जैसे मैंने काउंटर को कॉल किया, लेकिन हमारा HTML का कोड यहाँ पे है, हमारा लॉजिक यहाँ पे है। तो मुझे अगर लॉजिक को काउंटर में पास करना है तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं प्रॉप्स। क्या कहते हैं? प्रॉप्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉप्स? प्रॉप्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर अ डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। मुझे अगर पेरेंट टू चाइल्ड अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा हमें? प्रॉप्स। वी नीड टू यूज अ प्रॉप्स वर्ड। वी नीड टू यूज प्रॉप्स। जब भी हम प्रॉप्स यूज करेंगे तो प्रॉप से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है, हम ऐप के अंदर जहां पे काउंटर लिखा है उसमें एक नेम पास करेंगे, जैसे कि मुझे ये काउंट पास करना है, क्योंकि देखिए हमारे एलिमेंट के अंदर क्या है? काउंटर और, सॉरी, काउंट और इंक्रीमेंट काउंट, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे हम एक काउंट, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे काउंट, ओके, एंड देन आई विल पास अ काउंट। तो देखिए इसके नाम आप अलग अलग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सेम नेम लिया तो आप भी सेम लोगे, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल हो जाता है। सो यू कैन सी दैट वी हैव दिस काउंट एंड वी आर पासिंग दिस काउंट। तो लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो है प्रॉपर्टी का नाम, और राइट साइड में जो लिखा है वो है वैल्यू।
उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीमेंट काउंट, और हम इंक्रीमेंट काउंट यहाँ पे पास करेंगे। तो देखिए हमने दो प्रॉप्स पास किए। तो प्रॉप्स जैसे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हम इनपुट एलिमेंट वगैरह यूज करते हैं, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर वगैरह, टाइप प्लेस होल्डर नेम वैल्यू, उसी टाइप से ये भी हम प्रॉप्स पास करते हैं। ओके, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मतलब हम उसे प्रॉप्स कहते हैं। दैट इज अ वर्ड विच वाज गिवन बाय द टीम। ओके, नाउ जैसे हम यहाँ पे इसे पास करेंगे, वो प्रॉप्स अगर मुझे कलेक्ट करने हैं काउंटर के अंदर, तो हमें यहाँ पे प्रॉप्स ऑब्जेक्ट मिलता है, और प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट, अगेन आई विल जस्ट से प्रॉप्स डॉट। So now you will see still our logic works perfect. See, लेकिन अगर हमने इस कंपोनेंट के अंदर अगर देखा डेवलपर्स टूल के अंदर, तो आप देखोगे कि हमारे पास दो कंपोनेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे एक में स्टेट है जैसे 12, और दूसरे में हम एक्चुअली प्रॉप्स यूज कर रहे हैं जो 12 है। मैंने अगर इसे क्लिक किया तो देखिए इस प्रॉप्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली यू विल सी द स्टेट इज आल्सो चेंज। See, it's changing, and this is the most important fact about the। तो स्टेट और प्रॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, ओके, दैट वाज app.js and a counter। ओके, होप सो यहाँ तक क्लियर है सब, एवरीवन इज क्लियर। Yes, sir. हाँ. यस, यस, सो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए आज। ओके, फॉर्म्स जो है वो हम कर लेंगे। द रीजन इज दैट बिकॉज कल हम एक एप्लीकेशन पे काम करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि फॉर्म को कैसे हम लिख सकते हैं। फिर हम आगे चल के सीएसएस पे भी काम करेंगे। हम हमारा एक अच्छा सा सीएसएस का प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ लॉजिक। ओके, यस, होप सो यू आर क्लियर। Yes, sir. ओके, परफेक्ट। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अब कर रहा हूँ। काइंडली गो विथ दिस रिकॉर्डिंग, and if you have any question, any concern, you can ask me in the next lecture. No worry. Okay, so कल का जो सेशन है वो शार्प 11 बजे ज्वाइन कीजिए, डिले मत कीजिए इस सेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so yeah, on this note I will stop the session, and let's see in the next lecture, guys. Thanks a lot and have a great day.